हेलो एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमी के चैप्टर 5th करने जा रहे हैं। वो है चैप्टर मनी। मनी में हम देखेंगे बार्टर सिस्टम क्या होते हैं, बार्टर सिस्टम्स के कुछ फीचर्स क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होते हैं, ये हमें देखना है। उसके बाद मनी, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इवन दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी एंड लेट अस सी बार्टर सिस्टम फर्स्ट। बार्टर सिस्टम देखो, बार्टर सिस्टम मतलब होता है कि जब गुड्स के बदले गुड एक्सचेंज होता है। जैसे पुराने ज़माने में पैसा नहीं था, सिक्के नहीं थे, तो उस समय लोग सामान देते थे और सामान लेते थे। तो इस तरह के सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। इसको हम सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। एक्सचेंज बार्टर सिस्टम और बार्टर एक्सचेंज रेफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड। एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज नोन एज बार्टर सिस्टम या सीसी इकोनॉमी। ठीक है। ये पहले ज़माने में होते हैं, आजकल नहीं होते। आजकल बहुत लिमिटेड जगह पे हमें पाया जाता है, जहाँ पे कि गांव वगैरह में लोग कभी कभी गुड्स के बदले गुड एक्सचेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। इसका क्या क्या लिमिटेशन होता है? एक तो पहले लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि ये एक कमी है बार्टर सिस्टम का, क्योंकि बहुत इतना आसानी से हम ऐसे लोग नहीं मिल जाते हैं जिन्हें हमें जो सरप्लस है उसे बेच के, और जो हमें चाहिए हो उनके पास हो, और उन्हें भी वो चीज़ की ज़रूरत है जो हमारे पास सरप्लस है। और इस तरह के सिस्टम को हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि व्हेन टू पर्सन वांट कोइंसाइड विथ ईच अदर, जब दो जने का वांट एक साथ मिलता है तभी एक एक्सचेंज हो सकता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट रेफर्स टू साइमल्टेनियसली, मतलब हैपनिंग एट द सेम टाइम। जब कोई भी चीज़ एक ही समय होता है तो हम साइमल्टेनियसली बोलते हैं। साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि दो व्हेन टू पर्सन वांट्स coexist at the same time, then that is called double coincidence. Barter system can work only when both the buyers and sellers are ready to exchange each other. जैसे कि मान लो एग्जाम्पल ये यहाँ पे दे रखा है कि A can exchange goods with B only when A has what B wants. जैसे मान लो ना, एक मिस्टर ए हैं, उनके पास राइस है जो उन्हें बेचना है, और उसके जगह पे उन्हें वीट चाहिए। अब क्या होता है, ये पहले ढूंढेंगे। मान लो यहाँ गए, उनके पास वीट नहीं मिला, दूसरे के पास गए, उनके पास वीट नहीं मिला, फिर तीसरे के पास उनके पास वीट मिल गया मान लो, लेकिन उन्हें वीट है, लेकिन उनके पास ही इज़ नॉट इन नीड ऑफ राइस, तो एक्सचेंज नहीं होगा। फिर यहाँ गए, फाइनली एक जने मिला जहाँ पे कि वीट है उसके पास, और उसके पास वीट है और सरप्लस वीट है, और उसे राइस भी चाहिए, तब देखो एक्सचेंज। यानी कि व्हेन टू पर्सन वांट जो है हैपन एट द सेम टाइम और कोइंसाइड विथ ईच अदर, देन ओनली दैट इज कॉल्ड देन ओनली एक्सचेंज विल टेक प्लेस। दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है। हमने समझा व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम जो है कि देखो, commodity are not of equal value and there is no common measure of value of goods and services in which exchange ratio can be expressed. देखो, आज क्या है कि हमारे पास पैसा है, हम पैसे से कोई भी सामान खरीद सकते हैं, एंड देन वट एवर वी वांट वी कैन बाई। बट उस समय मान लो कि हमें कोई चीज़ देना है, किसी को बेचना है, और हमें मान लो कि हमारे पास काऊ है, काऊ सेल करना है, हमें गोट चाहिए, तो हम कितना गोट दे तो हमें एक काऊ मिलेगा, या हमें एक काऊ के बदले कितना गोट मिलेगा, ये फिक्स नहीं था। एंड दैट इज द अनदर रीजन दैट एनी प्रोडक्ट दैट वाज सोल्ड इन द मार्केट डिड नॉट हैव द फिक्स वैल्यू, एंड दैट इज द रीजन वाई एक्सचेंज डिड नॉट टेक प्लेस ईजिली। ठीक है। दिस इज लैक ऑफ कॉमन मेजर। तो एक्सचेंज रेशियो इज फिक्स्ड रैंडमली इन विच वन ऑफ द पार्टी जनरली सफर। तो क्या होता है कि अब हमें कोई फिक्स ये नहीं है, रेशियो नहीं है, तो कोई बोलता है कि मैं इतना में एक्सचेंज होगा, कोई ज़्यादा या कम, इस तरह से उस सिचुएशन में एक पार्टी लूज करता है, दूसरा पार्टी गेन करता है। तो ये एक है, जैसे कि मान लो 1 काऊ के लिए हमें 3 गोट दे रहा है कोई, कभी 1 काऊ के लिए 4 गोट दे रहा है, कभी 2 दे रहा है। तो ये एक्सचेंज रेशियो जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, रैंडमली उसी समय फिक्स होता है, और इस तरह इस सिचुएशन में एक पार्टी सफ़र करता है, दूसरा पार्टी गेन होता है। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट। डेफर पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट होता है। देखो, इट इज डिफिकल्ट टू मेक डेफर पेमेंट इन फॉर्म ऑफ गुड्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। फ्यूचर पेमेंट, मान लो कि आपने कुछ लिया किसी से, और आज हम 1 साल के बाद उसे दे रहे हो,
तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम था? द बोरोअर मे नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। मान लो कि उसने 3 गोट लिया था और 1 साल के बाद रीपे कर रहा है, तो हो सकता है गोट और बेटर पोजीशन में हो या और ओल्ड हो गया हो, तो इसलिए एग्जैक्टली सेम चीज़ नहीं प्रोड्यूस कर सकते। अगर मान लो पैसा है तो पैसा जनरली उसका वैल्यू सेम रहता है, तो हम 1 साल के बाद पैसा देंगे तो सामने वाला इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। मान लो सामान आपने किसी से कार लिया और 1 साल के बाद रिटर्न करो, तो कार तो घिस जाएगा तब तक चलाने में, तो कैसे हम एग्जैक्टली वो सामान उसको दे सकते हैं आफ्टर यूजिंग इट फॉर 1 ईयर। सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम जनरली वी फेस विथ रिगार्ड टू बार्टर सिस्टम। उसका नेक्स्ट है कि दूसरा जो है, देयर मे बी कन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कम्युनिटी इज टू बी यूज फॉर रीपेमेंट। मान लो बोल सकता है हमें मैं ये दे रहा हूँ, इसके जगह पे मुझे और कुछ देना, और वो सामान उसके पास ना हो वापस करने के लिए, तो एक्सचेंज होएगा ही नहीं। तो या बोरोइंग और लेंडिंग हो ही नहीं सकता उस सिचुएशन में। तो इस तरह से आज क्या है कि पैसा है, पैसे के बदले हम पैसा वापस कर देते हैं। सो ये एक बेनिफिट है आज पैसा होने की वजह से, जो कि पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, सो ये है हमारे पास। सो द कमोडिटी टू बी रिपेड में लूज और गेन इट्स वैल्यू। ठीक है, मैंने बताया कि मान लो किसी से आप बाइक या कार लेते हो, 1 साल के बाद रिटर्न करते हो, तो उसका वैल्यू कम हो सकता है। या अगर मान लो कि आपने एक बच्चा लिया था काऊ का, वो बच्चा बड़ा हो गया तो अब वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता होगा, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये डिफ़िकल्टी हमें फेस करना पड़ता है बार्टर सिस्टम में कोई भी चीज़ को रिपे बोरो या लेंड करने में। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो अंडर बार्टर सिस्टम स्टोर एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। कोई भी चीज़ को स्टोर करना, क्योंकि मान लो कि किसी फार्मर के पास ज़्यादा ऑरेंज है, तो उस ऑरेंज को स्टोर करके रखे तो ख़राब हो जाएगा, तो इस तरह से वो स्टोर नहीं कर सकता है। मोस्ट गुड्स डू नॉट पोसेस ड्यूरेबिलिटी, दैट इज दीज द क्वालिटी डिक्रीज विद टाइम। कोई भी चीज़ को अगर रखोगे तो उसका क्वालिटी ख़राब होगा, क्वालिटी धीरे धीरे और ख़राब होते जाता है, क्योंकि वो एज इट बिकम ओल्ड उसका क्वालिटी ख़राब होते जाएगा। स्टोरेज ऑफ गुड रिक्वायर ह्यूज स्पेस टाइम एंड एफर्ट। और मान लो कुछ को स्टोर कर रखते हो तो उसमें टाइम भी लगता है, उसके बाद स्पेस भी चाहिए। सो ऑल दीज प्रॉब्लम दैट इज देयर विद द बार्टर सिस्टम। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर एनीथिंग, और वैल्यू ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी स्टोर्ड। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। देखो हम कोई चीज़ को डिवाइड करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि उसका वैल्यू ही खत्म हो जाता है। जैसे मान लो कि एक शू मेकर गया ब्रेड खरीदने के लिए, उसने बोला मुझे एक ब्रेड दे दो, तो अब उसमें कितना शू देगा? हाफ देगा, 1 देगा, दोनों एक पेयर देगा। ये अगर मान लो कि जो हाफ पेयर, जैसे कि 200 का एक शू है सपोज, अब ब्रेड जो है वो आपका 50 रुपीज़ का है, तो क्या वो शूज़ को टुकड़ा कर देगा, 2 टुकड़े में करके देगा? तो वंस वी डिवाइड एनीथिंग उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। वंस वी डिवाइड एनीथिंग, जैसे देयर आर मेनी कमोडिटी, इफ़ इट इज़ कट और डिवाइडेड देन इट लूज इट्स यूटिलिटी, तो वही चीज़ होता है। तो इस तरह से वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है विथ रिगार्ड टू बार्टर सिस्टम, कि हम कोई भी चीज़ को डिवाइड करने से, देर आर ऐसा बहुत सारी चीज़ है जिसको हम डिवाइड करने से उसका वैल्यू ख़राब हो जाता है, तो ये भी हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर पैसा, अगर मनी इज यूज एज एक्सचेंज, तो हम जूते को बेच के और जितने का ब्रेड है वो हम ब्रेड ईजिली खरीद सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है मनी आने से। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इन्वॉल्व ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट। देखो आप क्या, ट्रेडिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है कि खरीदने बेचने में बहुत टाइम लग जाता है, या उसका जैसे मान लो कि आपको एक्स्ट्रा कुछ था, आपने एक जगह गए उसको नहीं चाहिए। मान लो आपके पास राइस था, आपको वीट चाहिए, तो आपने पूछा वीट है नहीं है, फिर यहाँ गया यहाँ भी नहीं हुआ, फिर यहाँ गया यहाँ भी नहीं हुआ, फिर यहाँ गया यहाँ भी नहीं हुआ। अब इसमें टाइम लगता है आपका, उस प्लस लाने जाने में कोई भी चीज़ उसमें कॉस्ट भी लगता है। तो इस तरह से वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, एंड दैट इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम विथ रिगार्ड टू डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो ये हमारा कुछ 6 लिमिटेशन था या डिफेक्ट था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का, बैटर सिस्टम का। ये लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो गया, दूसरा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू हो गया, तीसरा लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट हो गया, फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते इसके अंदर, उसके बाद लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। सो ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा एवोल्यूशन ऑफ मनी। देखो पहले जो था काऊ सॉल्ट वगैरह ये यूज़ करते थे बहुत, जब मनी नहीं आया था उस समय, मेटेलिक मनी नहीं आया था उस समय, काऊ या सॉल्ट वाज यूज्ड एज मनी। इसी को बेच के इससे हम कोई लैंड खरीद सकते थे, कितने काऊ देने पर इतना लैंड मिलेगा। सॉल्ट वाज आल्सो प्रेशियस एंड इवन दैट वाज आल्सो यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
उसके बाद मेटेलिक मनी आ गया जो कि गोल्ड सिल्वर हो गया। मेटेलिक मनी वाइडली एक्सेप्टेबल, ठीक है, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इसके मनी यूज करते थे। उसके बाद नेक्स्ट आया पेपर मनी। पेपर मनी जो हम आज यूज करते हैं, ये आपको पता है कैरी करना गोल्ड एक बड़ा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैरी करने का इनकन्वीनियंस को हमने दूर कर दिया, पेपर मनी आ गया। उसके बाद क्रेडिट मनी, आजकल आपको पता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, ये सब यूज़ करते हैं, तो ये भी एक तरह का फॉर्म ऑफ मनी है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। अब देखते हैं प्राइमरी फंक्शन क्या है। देखो प्राइमरी फंक्शन मतलब मेन फंक्शन, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन मतलब मेन फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो मनी हेल्प इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज इट इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मनी एक मीडियम है, एक माध्यम है जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ को खरीद या बेच सकते हैं। इट हैज़ सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। आपको पता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पे हमें कितना जगह घूमना पड़ता है, तब जाके हम एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है। ये तब तक नहीं होता जब तक कि दो इंडिविजुअल का वांट कोइंसाइड नॉट हैपनिंग एट द सेम टाइम, तो उसका प्रॉब्लम भी सोल्व हो गया। अगर हमें कुछ है तो हम उसको बेच दें, उस पैसे से जो है हम उसको आराम से खरीद सकते हैं। इट अलाउड द सेल एंड परचेस इंडिपेंडेंटली ऑफ बाइंग। पहले क्या था, सेल और परचेस एक साथ जुड़ा हुआ था, सेल के साथ परचेस भी होता था। अब ऐसा नहीं है, आप सिर्फ सेल कर सकते हो इंडिविजुअली, फिर जब मर्जी तब उसको खरीद सकते हो। मनी गिव्स पावर टू परचेसिंग थिंग्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। और मनी से हम कुछ भी खरीदते हैं जो हमारे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब कोई भी चीज़ का वैल्यू हम इजीली मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज एक्सप्रेस्ड एज इट्स प्राइस एंड सर्व एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट। सो दिस फंक्शन मेक्स पॉसिबल मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस अकाउंट। तो ठीक है, हम कितना सामान बेचे उसका अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, कितना सामान हमने खरीदा उसका अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। और इस तरह से हम, और दूसरी बात है कि आपको कोई भी चीज़ का वैल्यू हमें क्या कि वो वैल्यूएबल, ज़्यादा वैल्यूएबल है या कम वैल्यूएबल है, उसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। मान लो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा 100 रुपीज़ मिल रहा है तो और कोई चीज़ 50 रुपये में मिल रहा है, तो हम इजीली बोल सकते हैं जो चीज़ 50 रुपीज़ में मिल रहा है वो कम वैल्यूएबल है, और जो चीज़ ज़्यादा मिल रहा है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। इस तरह से एनी commodities value can be measured in terms of money. So by reducing the value of all the goods and services in single unit, that is price, it become very easy to find exchange ratio, और इससे हम exchange ratio फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। क्या होता है, इसको डेरिवेटिव फंक्शन भी बोलते हैं। सबसे पहला है कि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट, ठीक है। सो डेफर्ड पेमेंट रेफर्स टू पेमेंट मेड इन फ्यूचर, जिसे हम फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं। मनी जो है फैसिलिटेड ट्रांजेक्शन इन विच पेमेंट्स आर नॉट मेड इमीडिएटली एंड हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो क्या था ना, पहले जब मैंने बताया था ना कि फ्यूचर पेमेंट नहीं हो सकता है गुड्स में, क्योंकि गुड्स जो है उसका वैल्यू कम हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है, तो एग्जैक्टली हम वो चीज़ नहीं लेके आ सकते हैं जो हमने किसी से लिया था। बट मनी क्या होता है कि इसका वैल्यू ऑलमोस्ट रिमेन द सेम। तो हम कोई भी चीज़ मनी जब हम लेते हैं किसी से, तो हम मान लो हमने किसी से 100 रुपीज़ लिया, तो 1 ईयर के बाद आप 100 रुपीज़ दोगे तो ही विल एक्सेप्ट, बिकॉज 100 रुपीज़ डज नॉट लूज इट्स वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट रिमेन ऑलमोस्ट सेम। तो ये चीज़ एक फ़ायदा है, एंड दैट इज़ वाई आज जो बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, बोरोइंग लेंडिंग चल रहा है इतना आसानी से, वो बिकॉज ऑफ मनी ओनली है। स्टोर ऑफ वैल्यू, आपको पता है कि कोई भी चीज़ का वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। अगर मान लो किसी फार्मर के पास ऑरेंज है बहुत ज़्यादा, तो क्या कर सकता है, वो ऑरेंज को बेच देगा उसे मान लो कि उसे अभी नहीं, आफ्टर 3 और 4 मंथ वो ऑरेंज चाहिए, तो ऑरेंज तो स्टोर कर रख नहीं सकता है, लेकिन हाँ उसे वो बेच देगा, वो पैसा रख सकता है क्योंकि पैसा का वैल्यू कम नहीं होता है, और जब जरूरत है उस समय ऑरेंज खरीद सकता है। इस तरह से एनी कमोडिटी वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ डेफर पेमेंट। आपको पता है कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, अगर मान लो कोई चीज़ आपको दिल्ली में है, हाउस है, लैंड है, कुछ भी है, तो आप उसको बेच के ईजिली यू कैन शिफ्ट टू मुंबई। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी कैन बी ट्रांसफर इजली इन टर्म्स ऑफ मनी। बट अगर सामान को हम कैसे लेके जाएंगे, आपको क्या लगता है घर या बिल्डिंग को हम पुश करके या पुल करके लेके जा सकते हैं मुंबई? पॉसिबल नहीं है, बट पैसा उस चीज़ को फैसिलिटेट करता है वैल्यू को ट्रांसफ़र करने में ईजिली। नेक्स्ट, तो ये सारे फंक्शंस थे। उसके बाद मनी है जो ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। आपको पता है बार्टर सिस्टम क्या क्या प्रॉब्लम था, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ गया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने की वजह से क्या हो सकता है, कोई भी चीज़ हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब हमें ज़रूरी नहीं है घूम के देखना है किसके पास
वो चीज़ है जो मुझे चाहिए और वो चीज़ उसके पास सरप्लस होना चाहिए तभी, और उसे मेरा जो कमोडिटी सरप्लस है वो उसे ज़रूरत है तभी एक्सचेंज हो सकता है। ये अब पॉसिबल नहीं है। आप करो अपने पैसे से, विद द हेल्प ऑफ मनी आप अपने सामान बेच दो और उस पैसे से जो भी चाहिए आप खरीद सकते हो। तो इस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट है मेजर ऑफ वैल्यू। अब कोई चीज़ का हम वैल्यू को मनी के थ्रू मेजर कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि कोई ज़्यादा वैल्यूबल है या कम वैल्यूबल है। दो कमोडिटी का रिलेटिव वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, बिकॉज मनी इफ समथिंग इज मोर कॉस्टली मीन्स दैट इज मोर वैल्यूबल देन समथिंग इज चीपर। सो स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब मैंने बताया था ना कि कोई भी और जैसे ऑरेंज एक फार्मर के पास होता है और तो वो स्टोर कर नहीं रख सकते ऑरेंज को, कि ऑरेंज जो है फ्यूचर में उसका प्राइजेस उसका जो यूटिलिटी कम हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो उस सिचुएशन में क्या कर सकता है, मनी आने की वजह से अभी वो स्टोर करने की जरूरत नहीं है, उसको बेच दे, पैसा रख ले और जब जरूरत पड़े उस पैसे से वो सामान खरीद सकता है। इस तरह से किसी भी चीज़ का वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। फ्यूचर पेमेंट जो पहले नहीं पॉसिबल था, बोरिंग एंड लेंडिंग जब बार्टर सिस्टम था, क्योंकि कोई भी कमोडिटी को हम किसी को बोरो करेंगे या लेंड करेंगे तो उसका वैल्यू चाहे वो कम होता है ज़्यादा होता है। कम होना मतलब मान लो कि आपने किसी को बाइक दिया 1 साल के लिए, तो बाइक 1 साल चलाएगा और चलाने के बाद उसका वैल्यू कम, पहले के मुकाबले कम हो जाता है। और इस तरह से वो जिससे बाइक लिया तो बाइक एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसका वैल्यू कम हो गया। अगर मान लो कोई यंग काऊ से मिला है जो कि बट विद द पैसेज ऑफ टाइम 1 साल के बाद वो काऊ अब इन ए बेटर पोजिशन टू गिव मोर मिल्क, तो उसका वैल्यू बढ़ गया है। तो फिर अगर उसको मिलेगा तो उसको ज़्यादा चीज़ मिलेगा जो चीज़ उसने दिया था उसके कंपेयर में। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, जो कि प्रॉब्लम का अब सॉल्यूशन है कि मनी आ गया है और मनी के थ्रू देर पॉसिबल ऑफ पेइंग द इक्वल अमाउंट ऑफ मनी दैट वी टुक 1 year बैक, और कभी भी हमने लिया था उसको, क्योंकि वैल्यू मनी का वैल्यू ऑलमोस्ट रिमेन द सेम। अब आता है व्हाट इज मनी। अभी हमने बार्टर सिस्टम देखा, बार्टर सिस्टम क्या ड्रॉबैक्स देखा और कैसे मनी जो है उस ड्रॉबैक्स को ख़त्म करने में कामयाब हुआ है। अब हम देखते हैं मनी क्या होता है। सो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट। देखो 4 यहाँ पे ये दे रखा है। एक तो सबसे पहले कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि पैसा का क्या काम होता है, जो कि मनी जो है इट एक्ट एज ए मीडियम, कोई भी चीज़ को हम खरीदने बेचने में पैसा को यूज़ कर सकते हैं। और मेजर ऑफ वैल्यू, कोई भी चीज़ का वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। कोई भी चीज़ का वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं, मैंने ऑरेंज का एग्जाम्पल दिया था वो हो गया। और नेक्स्ट है फ्यूचर पेमेंट के लिए यूज हो सकता है। तो कोई भी चीज़ जो कि जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड मनी। मनी सप्लाई क्या होता है, ये भी एक टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। मनी सप्लाई मतलब होता है कि रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में इस पर्टिकुलर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के टाइम पर लोगों के पास कितना मनी है, स्टॉक ऑफ मनी दैट इज हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। सो मनी सप्लाई स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेजर करते हैं। इट एक्सक्लूड, लेकिन इसके अंदर ना कैश बैलेंस हेल्ड बाई गवर्नमेंट डू नॉट कम इनटू एक्चुअल सर्कुलेशन इन द कंट्री। जो कैश बैलेंस गवर्नमेंट के पास होता है ना, वो बाहर नहीं निकलता है लो सर्कुलेशन में, और इसलिए इसको मनी सप्लाई के अंदर नहीं इंक्लूड करते हैं। कोई भी चीज़ जो कोई भी मनी जो कि लोग यूज करते हैं इन बाइंग एंड सेलिंग, और मनी दैट इज देयर विद इन द हैंड ऑफ पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। अगर मान लो रिजर्व बैंक ने, गवर्नमेंट ने कुछ कैश बैलेंस रख रखा है, जो कि हो सकता है इन फ्यूचर जब जरूरत पड़े तब उसको यूज कर सकते हैं, बट अभी उसको यूज में नहीं आ रहा है, सो दैट डज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाई बैंक, देयरफॉर दे बोथ आर सप्लायर ऑफ मनी। आपको पता है कि गवर्नमेंट भी मनी सप्लाई करता है और इवन बैंक ऑल्सो मनी सप्लाई करते हैं। तो एनीबडी हु सप्लाई मनी एंड इफ मनी इज there with them in stock, then that do not come into circulation and that is why that does not become a part of money supply। ठीक है। मेजर ऑफ मनी, अब कैसे हम मनी को मेजर कर सकते हैं, इसके लिए कुछ टर्म्स हैं M1, M2, M3, M4। हम सिर्फ यहाँ पे M1 पढ़ना है हमें, M2, M3, 4 हमारे सिलेबस में नहीं है। सो देखते हैं M1 क्या होता है। देखो, इट इज़ द बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इट इज़ नोन एज ट्रांजेक्शन मनी। M1 जो होता है सबसे मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी होता है, और इसको हम ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं। वो मनी जो लोग यूज़ करते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी। सो कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पीपल, जो लोगों के पास पैसा होता है। वट एवर मनी दैट पीपल जनरली होल्ड इन कैश with them at any particular point of time, that is one part of the money supply। M1 का एक पार्ट होता है। और ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट टू एक्ट एज ए मनी, ठीक है। देयर आर ऑल्सो कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। इसको हम क्यों बोलते हैं लीगल टेंडर मनी, क्योंकि इट इज बैक्ड बाई गवर्नमेंट।
इट इज़ बैक्ड बाई गवर्नमेंट, और कोई भी नो बडी कैन रिफ्यूज, कोई भी मना नहीं कर सकता कि मुझे ट्रांजेक्शन मनी में नहीं करना है, गोल्ड में, सिल्वर में करना है। सो देखिए क्या लिखा हुआ है कि एज दे कैन नॉट बी रिफ्यूज बाई एनी सिटीजन ऑफ ए कंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। तो आप मना नहीं कर सकते, एंड दैट इज वाई इट इज लीगल टेंडर। लीगल मतलब बैक्ड बाई लॉ। Nobody can refuse to accept payment in the form of money, क्योंकि मनी जो है लीगल टेंडर है, इट इज बैक्ड बाई लॉ। नोबडी, अगर कोई मना करता है तो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट सच पर्सन। ठीक, नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। देखो आपको बताया कमर्शियल बैंक जो होता है वो हमारा सेविंग रखता है। अगर मान लो कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो मैं क्या करूँगा, उसे कमर्शियल बैंक में रखाऊंगा। कमर्शियल बैंक क्या करता है, अगर मैं जाऊँगा कि मुझे अकाउंट खुलवाना है तो कमर्शियल बैंक मेरे नाम पे अकाउंट खोल देगा, और अकाउंट खोलने के बाद जो भी आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो उस अकाउंट में डाल देगा, और मुझे एक चेक दे देगा, और चेक देगा और बोलेगा कि आप उसको यूज़ कर सकते हो इन मेकिंग पेमेंट। सो तो जो पैसा गवर्नमेंट के बैंक में रखा हुआ है उसको पब्लिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उन लोगों का पैसा जो बैंक में रखा हुआ है और हमें उसके बिहाफ पे चेक मिला हुआ है, और मान लो किसी को पेमेंट करना है तो मैं चेक के थ्रू पेमेंट कर सकता हूं, और जिसको मैं चेक दूंगा जितना भी पैसे का मैंने चेक में डाल के दिया उनको, उतना पैसा मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर दिया जाएगा और उसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। इस तरह से आप जो पैसा बैंक में, उस पैसे को भी कोई भी ये पेमेंट के लिए आप यूज कर रहे हो, तो इसलिए वो उसको बोलते हैं हम डिमांड डिपॉजिट। यानी कि वो पैसा दैट इज देयर विद कमर्शियल बैंक दैट कैन बी यूज्ड बाय पब्लिक एनी टाइम वेन एवर दे फील लाइक यूजिंग इट विद द हेल्प ऑफ चेक, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। जब भी हम डिमांड करते हो उसको ले सकते हैं उस पैसे को। उसके बाद अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, इट इंक्लूड डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन बैंक, गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक। देखो आरबीआई के पास भी कुछ डिपॉजिट होता है, और ये डिपॉजिट होता है फॉरेन बैंक का डिपॉजिट हो सकता है, गवर्नमेंट का डिपॉजिट हो सकता है, पब्लिक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि दे डील विद इन टर्म्स ऑफ करेंसी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक इनका हो सकता है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का अगर पैसा कोई रखा हुआ है, सो दैट इज इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई। सो इट डज नॉट इंक्लूड द डिपॉजिट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक। लेकिन कमर्शियल बैंक ने जो पैसा रख रखा है आरबीआई में, या गवर्नमेंट ने जो पैसा रख रखा है, वो सर्कुलेशन में नहीं आता है, सो दैट डज नॉट कम अंडर मनी सप्लाई। सो ये हमारा M1 मतलब क्या होता है, आपका कॉइन जो करेंसी है दैट इज हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट हो गया, और अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास डिपॉजिट होता है, फॉरेन बैंक का, गवर्नमेंट का, उसको मतलब दूसरे कंट्री का गवर्नमेंट का, पब्लिक फाइनेंस हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, वर्ल्ड बैंक का, ये सारे इंक्लूड होता है। बल्कि अगर मान लो कमर्शियल बैंक के पास कुछ पैसा रखा हुआ है और इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा रखा हुआ है जो कि सर्कुलेशन में नहीं आता है, दैट डज नॉट कम अंडर द मनी सप्लाई। सो M1 इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। लिक्विड मतलब हम उसको जब मर्जी तब हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है M1, M2, M3, M4। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया होगा तो अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।